अभी तक राहुल गांधी सड़क पर थे, अब वो संसद में भी होंगे और सड़क पे और भी ज्यादा जोरदारी से होंगे। भाजपा को भी पता था कि ये सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत मिलेगी, जगह जगह से मुकदमा करने में माहिर हैं। ये इनकी बहुत पुरानी रणनीति है, ये नरेंद्र मोदी के आने के बाद और थोड़ी बढ़ी है। भाजपा कुछ भी कहती रहे, लेकिन सब लोग तो जानते हैं कि ये सब वही लोग करते हैं, उन्हीं का इजाद किया हुआ घटना है। जो राजनीति का बहाव था वो अब अचानक भाजपा के पक्ष में नहीं रह गया है। ये सबसे बड़ा झटका है, भाजपा आज तक इस झटके से नहीं उबर पाई है। तो वहां मोदी जी कह रहे हैं कि आप राम मंदिर और धारा 370 का सवाल मत उठाइएगा। जब नरेंद्र मोदी चुनावी मुहिम पे उतरते हैं तो फिर वो किसी भी किस्म का संयम नहीं रखते। दीदी ओ दीदी करके बोलते थे। अभी तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन वगैरह कहा है, अभी वो और भी कुछ कहेंगे। जिस वक्त वो संसद में खड़े होकर कह रहे थे एक अकेला और बाकी सब, तब उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, इन सबका मिला जुला निकम्मापन है। एक कोना महंगाई का है, एक बेरोजगारी का है, एक निकम्मेपन का है और एक भ्रष्टाचार का है। देखिए, उनकी जो राजनीति है उसके डीएनए में सांप्रदायिक जहर फैलाना है। ये भारतीय समाज की मजबूती है कि बहुत ज्यादा लोग चेतन नहीं बने हैं। चुनावी मुहिम का जो आखिरी दौर होगा वो भयंकर रूप से सांप्रदायिक हो जाएगा। लेकिन ये भी एक तथ्य है कि भाजपा ने जब जब ये किया है उस चुनाव में वो जरूर हारी। ये नरेंद्र मोदी जानते हैं इस बात। इन सब बातों का भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही गहरा नुकसान होने जा रहा है। एन बीरेन सिंह के और मनोहर लाल खट्टर के बयान तो लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर उनके बदहाल हुलिये का बयान करते हैं। 188 सीटों पे केवल वही पार्टी है जो भाजपा का सीधे मुकाबला कर रही है। उन 188 सीटों में कम से कम 70-75 सीटें भाजपा से कांग्रेस को छीननी है। चुनावी साल तो महत्वपूर्ण होता ही है, यानी 2024 तो महत्वपूर्ण होता है। चुनाव से पहले के 6 महीने और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। राइट। लगभग 133 दिन बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की उस सजा पर रोक लगा दी जिसकी वजह से उनकी संसद सदस्यता निरस्त कर दी गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें भी बोली हैं। उसी सिनेरियो पर आज बात करने के लिए मैं फिर से अभय दुबे जी के पास आया हूं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छे से आपको ब्रीफ करेंगे कि राहुल गांधी की सजा पर रोक के क्या मायने हैं। अब उनको वापस संसद में आने की अनुमति मिलेगी, वो वापस चुनाव लड़ सकते हैं, उनको वापस घर भी मिल सकता है, और उनके संसद में आने से बीजेपी में किस तरीके का माहौल होगा या बीजेपी में किस तरीके की रणनीति होगी, क्योंकि वो संसद में आएंगे तो बोलेंगे भी। तो इससे कांग्रेस को क्या फायदा होगा, बीजेपी को क्या नुकसान होगा, इंडिया को क्या फायदा होगा, इन सारे टॉपिक को आज बड़े विस्तार तरीके से बात करेंगे। अभय सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से आप हमारे साथ हैं। पिछला वीडियो बहुत देखा गया था आपका और बड़ा लोगों ने तारीफ करी थी कि अभय दुबे इस टाइम के पत्रकार, इस टाइम की अभी राजनीति जो चल रही है उसमें खुल के आप बोलते हैं। तो मैंने कहा कि मैं दोबारा आपके पास आता हूं और इस मसले पर बात कर लेता हूं। तो राहुल गांधी की जिस मानहानि पर मोदी सरनेम पर आज रोक लगाई गई है, जिसमें उनको 2 साल के लिए सजा सुनाई गई थी, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस फैसले के कानूनी पहलू क्या हैं उनके ऊपर तो मैं कोई बात कहूंगा नहीं, क्योंकि मैं विधि विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैं उसके राजनीतिक पक्ष के ऊपर कुछ चर्चा कर सकता हूँ। और मेरा मानना है कि इस फैसले से कांग्रेस का ग्राफ जो पिछले 4-5 महीने से ऊपर जा रहा था, बहुत तेजी के साथ ऊपर जाएगा। ठीक है। अभी मैं सुबह से ही अपने साथियों से बातचीत कर रहा हूं जब से ये फैसला आया है, और दूसरे कार्यक्रमों, दूसरे वक्तव्यों के ऊपर भी गौर कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी लगातार बचाव की मुद्रा में है। अच्छा। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कि गुजरात के जिस अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ फैसला दिया था, 2 साल की अधिकतम सजा सुनाई थी, जब ये कहा जाता है कि वो जो निचली अदालतें हैं वो दरअसल राज्य सरकार के दबाव में होती हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी उनके बचाव पे उतर आती है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार बचाव की मुद्रा में है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे उनके प्रवक्ताओं द्वारा एक भी आक्रामक बयान नहीं सुनाई दिया है। स्थिति क्या है कि जब आपके पास कहने के लिए बात नहीं होती है, तब फिर आप खिल्ली उड़ाते हैं, आप गाली बकते हैं। इस वक्त स्थिति यही है कि वहाँ राहुल गांधी आंख मारते हैं और राहुल गांधी झप्पियों की बात करते हैं, वहाँ नौटंकी करते हैं। तो इस तरह की टीका टिप्पणियां की जा रही हैं, और ये टीका टिप्पणियां अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि लगातार पिछले दिनों से राजनीति का घटनाक्रम उसके खिलाफ जा रहा है। जो राजनीति का बहाव था, जिसे एब एंड फ्लो कहते हैं इंग्लिश में, जो राजनीति का बहाव था वो अब अचानक भाजपा के पक्ष में नहीं रह गया है। जबकि एक जमाना तो ऐसा लगता था कि सब कुछ भाजपा के ही पक्ष में हो रहा है, और विपक्ष को कोई मौका ही नहीं मिल रहा है अपनी बात कहने का या अपनी साख को दोबारा जमाने का। अब उसका लगातार उल्टा हो रहा है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उसके लिए ये एक ऐसा फायदेमंद क्षण है
ऐसा लाभकारी क्षण है जिसका जितना लाभ वो उठा सकें उन्हें उठाना चाहिए। देखिए, चर्चा ये होने लगी थी कि अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं बन पाएंगे। जो लोकसभा चुनाव की मौजूदा राजनीति है उसमें कांग्रेस या इंडिया जो गैर भाजपा पार्टियों का मोर्चा है, वो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना के पेश नहीं करने वाला है। वो इस मसले में घुसेंगे ही नहीं, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। और ना ही कोई भी नेता ये कह रहा है कि वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है, किसी दूसरे के बारे में भी नहीं कह रहा है कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने बंगलौर की मीटिंग में ही साफ कर दिया था कि हम ये जो कवायद कर रहे हैं ये कोई प्रधानमंत्री पद पाने के लिए नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने पहले ही अपना नाम प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी से वापस ले लिया है। तो यहाँ तो खोज हो रही है उस मुद्दे की जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ केंद्रीय मुद्दा बनाकर पेश किया जाएगा। अच्छा, मैं जो आप अब वो खोज राहुल गांधी की अब सांसदी वापस मिल जाएगी जब वो अविश्वास प्रस्ताव की बहस में इंडिया की तरफ से बोलेंगे, तो वो खोज अब और भी ज्यादा तेजी से होगी। अभी तक राहुल गांधी सड़क पर थे, अब वो संसद में भी होंगे और सड़क पे और भी ज्यादा जोरदारी से होंगे। तो अब देखिए, ये जिसे कहते हैं ना कि ये सोने में सुहागा हुआ है कांग्रेस के लिहाज से अगर देखें तो। मैं जब ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद तमाम बीजेपी प्रवक्ताओं को या नेताओं को कांग्रेस की तरफ से ये बोला गया कि ये बीजेपी की हार है, कांग्रेस की जीत है, सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, अब अच्छा फैसला आया है। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता ये कहने लग गए कि सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको उनके कन्विक्शन पे रोक लगाई है, लेकिन वहां से ये भी कोर्ट का मसला है, कोर्ट ने ही फैसला सुनाया था कि उनकी सदस्यता जाएगी और कोर्ट ने ही रोक लगा दी है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बीजेपी के ही विधायक हैं पुण्येश मोदी और राहुल गांधी के वकील मनु सिंघवी ने भी कोर्ट में यही बोला है कि जितने भी राहुल गांधी पे केस करे गए हैं इसके अलावा वो भी सारी बीजेपी नेताओं या कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कहने से फर्क क्या पड़ता है? आमतौर पर छवि क्या है? आमतौर पर छवि है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के पप्पूकरण का लंबे अरसे से अभियान चला रही है। आमतौर पर छवि यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, स्थानीय स्तर के लोग बड़े पैमाने पर न केवल राहुल गांधी पर बल्कि अपने सभी विपक्षियों के ऊपर जगह जगह से मुकदमा करने में माहिर हैं। ये इनकी बहुत पुरानी रणनीति है। ये नरेंद्र मोदी के आने के बाद और थोड़ी बढ़ी है, लेकिन उसके बहुत पहले से चल रही है नीति। जैसे किसी आदमी को आपको तंग करना हो तो देश में 20 जगहों पर उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दीजिए। किसी व्यक्ति को तंग करना हो तो 8 अदालतों में देश के कोने कोने में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दीजिए। तब फिर उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता था और सुप्रीम कोर्ट एक विशेष आदेश करके उन सारे मुकदमों को क्लब करते थे, एक जगह लाते थे, ताकि जो वो है उनका हैरेसमेंट ना हो सके। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये एक पुराना हथकंडा है जो इस वक्त सत्ता का लाभ पाकर अपने शिखर पर पहुंच गया है। लेकिन धीरे धीरे बहुत दिन तक कोई चीज चलती नहीं है, धीरे धीरे इस तरह के हथकंडों की साख गिर जाती है। और भाजपा कुछ भी कहती रहे, लेकिन सब लोग तो जानते हैं कि ये सब वही लोग करते हैं, उन्हीं का इजाद किया हुआ हथकंडा है और कोई दूसरा नहीं करता है इस देश में, केवल वही लोग ऐसा करते हैं। नहीं तो आप भी इस बात को मानते हैं जो कांग्रेस अब बोल रही है, उनकी पार्टी या इंडिया के लोग भी बोल रहे हैं कि बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है? क्या वास्तव में राहुल गांधी की सजा पर रोक लग जाने से बीजेपी को कुछ नुकसान होगा? देखिए, मैं कहता हूं कि बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा था और उससे बड़ा झटका पिछले 9 साल में कभी नहीं लगा है। सबसे बड़ा झटका उस समय मैं कहता हूं एक राज्य विधानसभा का चुनाव हार जाने से भी बड़ा झटका था वो। जैसे बिहार विधानसभा का चुनाव 2015 में बीजेपी हार गई थी, दिल्ली में बीजेपी को केवल 3 सीटें मिली थी। अभी पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव बीजेपी हार गई, हिमाचल का हार गई, कर्नाटक का हार गई, दिल्ली महानगर पालिका का चुनाव हार गई। मैं कह रहा हूं इन सारे चुनावों के हार जाने को अगर मिला दिया जाए तो उससे भी बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को वो लगा है कि उनके खिलाफ एक प्री पोल अलायंस बना, इसका नाम इंडिया है। नाम इंडिया नहीं, कुछ और भी हो सकता था। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्री पोल अलायंस है, ये चुनाव के पहले का गठजोड़ है। याद कीजिए इतिहास में पिछली बार सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जमे हुए मजबूत शक्तिशाली नेता इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो एक प्री पोल अलायंस बना था जिसमें जनता पार्टी का निर्माण हुआ था, सभी उसमें जनसंघ भी, भारतीय जनता पार्टी का पुराना रूप जनसंघ भी उसमें शामिल था। उन लोगों ने इंदिरा गांधी को चुनाव हरा दिया था। इंदिरा गांधी खुद अपना निजी तौर पर चुनाव रायबरेली से राजनारायण के मुकाबले हार गई थी, तो वो हुआ था। तो ये अपने आप में भाजपा के लिए बिल्कुल नई बात है। भाजपा के लिए नहीं, देश की लोकतांत्रिक प्रतियोगिता है उसके लिए भी अपने आप में एक नई बात है।
ये सबसे बड़ा झटका है। भाजपा आज तक इस झटके से नहीं उबर पाई है। अभी तक उसके पास ये उनकी रणनीति निश्चित नहीं हो पाई है कि वो करेंगे क्या। कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं। वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयोग चल रहा है, जैसे कि अभी नूह और हरियाणा वगैरह में हुआ। ये मैं ऐसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयोग मानता हूं। दूसरा, मोदी जी अपने एनडीए के जो सांसद हैं उनके समूहों को संबोधित कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक 68 सांसदों के समूह को संबोधित किया, या शायद 48 सांसदों, अभी कुछ इसी तरह कई समूहों में सांसदों को संबोधित करेंगे। तो वहां मोदी जी कह रहे हैं कि आप राम मंदिर और धारा 370 का सवाल मत उठाइएगा, आपने जो काम किया है मतलब जो है उसका सवाल उठाइएगा, जनता से संपर्क बढ़ाइए, अपना जनता के बीच में रहिए, उनके बीच में कैंपिंग कीजिए वगैरह वगैरह, ये सब कह रहे हैं। तो भाजपा मजबूर हो गई है कि वो इतने पहले से अपनी तैयारी शुरू कर दे। भाजपा वैसे भी तैयारी कुशल पार्टी है, वो चुनाव बड़े नियोजित तरीके से लड़ती है, लेकिन ये एक बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ा है इंडिया के बन जाने का। उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत विचलित है और उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो सही तरीका और रणनीति क्या होगी जिसका वो इंडिया का मुकाबला करे। मैं ये नहीं कह रहा हूं उसकी समझ में बहुत देर तक नहीं आएगा, वो जल्दी ही अपनी रणनीति पर पहुंच जाएंगे और उसके हिसाब से आचरण करने लगेंगे, लेकिन अभी तो वो हाथ पैर मारते हुए दिख रहे हैं। लेकिन चलिए, अब यही बात आ गई है तो इस पर थोड़ा सा मैं आपसे एक सवाल और कर लूं। प्राइम मिनिस्टर का इंडिया से कंपेयर करना ईस्ट इंडिया कंपनी को या इंडियन मुजाहिदीन को, ये आपके सिनेरियो में क्या एक पॉलिटिकल एजेंडा है या फिर वो घबराए हुए हैं? आपको क्या लग रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब नरेंद्र मोदी चुनावी मुहिम पे उतरते हैं तो फिर वो किसी भी किस्म का संयम नहीं रखते। ठीक है। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में वो किस तरह के चुनावी सभाएं कर रहे थे, दीदी ओ दीदी ओ दीदी करके बोलते थे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को नक्सली बोलते थे, बदकिस्मत बोलते थे। तो कभी भी वो कहीं बिहार में आ गए, डीएनए क्या है वगैरह उसके ऊपर आ गए थे। तो वो जब वो चुनावी मुहिम करते हैं तब फिर वो किसी भी चीज को मतलब कोई संयम मर्यादा उनकी नहीं रहती है। अब उनको लग गया है कि ये प्री पोल अलायंस है, उनके लिए चुनावी चुनौती है, हालांकि चुनाव अभी बहुत दूर है। हाँ, लेकिन वो उसको देख रहे हैं चुनावी चुनौती है, तो बिल्कुल वो चुनावी मोड में आ चुके हैं। अभी तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन वगैरह कहा है, अभी वो और भी कुछ कहेंगे, उसके लिए भी तैयार हो जाना चाहिए। तो ये काफी एक ऐसी स्थिति है जो बताती है कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के तौर पर और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर इस पूरे घटनाक्रम से काफी विचलित हैं। ये उनकी अपेक्षाओं के मुताबिक नहीं है। जिस वक्त वो संसद में खड़े होकर कह रहे थे कि एक अकेला और बाकी सब, तब उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। तो मानते ही नहीं थे कि इस प्रकार की कोई एकता हो सकती है। ये एकता हो जाना ही उन्हें परेशान कर देने के लिए काफी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी पिछले दिनों जितने विधानसभा के चुनाव हारी है उन सबको मिला लिया जाए तो उससे भी बड़ा झटका प्री पोल अलायंस बनना है। ठीक है, अब वापस राहुल गांधी की रोक पर आते हैं, सजा जो उनको मिली थी। अब आपको क्या लग रहा है कि जिस तत्परता के साथ, आपको ध्यान ही होगा 24 घंटे के अंदर ही राहुल गांधी को नोटिस दिया गया था कि आपकी सदस्यता जाती है, घर खाली करिए। अब आपको क्या लगता है, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सजा पर रोक लगाई है, तो क्या उसी तत्परता के साथ उनकी सदस्यता को बहाल किया जाएगा? थोड़ी बहुत देर लग सकती है। मुझे लगता है कि मेरा ऐसा अंदाज है, और अंदाज गलत हो सकता है, मुझे लगता है कि थोड़ी उतनी तत्परता तो नहीं होगी, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उनको प्राप्त होगा उसके बाद वो राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो बहाल कर देंगे अगले अदालती फैसले तक। ठीक है, तो अगर वो बहाल करते हैं, डेफिनेटली अभी अधीर रंजन चौधरी ने भी बोला है कि वो सबमिट करेंगे उनको डॉक्यूमेंट्स। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि राहुल गांधी जब संसद में आएंगे, क्योंकि आपको ध्यान होगा अडानी वाले मुद्दे पे वो संसद में लास्ट बोले थे, और वो मुद्दा मुझे लगता है सरकार उनके भाषण को भी वहां से हटा दिया गया था। कुछ उसमें से शब्द हटाए गए थे जो अडानी और मोदी के रिश्ते को लेकर उन्होंने सवाल पूछे थे। तो वो स्पीच उनकी बहुत पॉपुलर हुई थी, काफी लोगों ने सुनी। और आपसे जब लास्ट मेरी बात हो रही थी तब आपने बोला था कि अडानी का मुद्दा आम पब्लिक में पहुंचा, उसके बाद उनकी सदस्यता चली जाती है। और कांग्रेस ने इस बात को मुद्दा बनाया कि राहुल गांधी की आवाज को रोकने के लिए उनकी सदस्यता गई है। अब राहुल गांधी वापस संसद में आ रहे हैं और मणिपुर जैसा मुद्दा है जिस पर अविश्वास प्रस्ताव है, जिस पर आके प्राइम मिनिस्टर को बोलने के लिए विपक्षी दल इंडिया बोल रहा है। अब जब राहुल गांधी आ जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर अगर आते हैं या नहीं भी आते हैं, लेकिन राहुल गांधी अगर संसद पहुंचते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, अगर मणिपुर के मुद्दे पर राहुल गांधी के जरिए और वैसे भी विपक्ष देश की जनता के सामने ये बात सिद्ध कर पाया कि ये भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार और केंद्र सरकार, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, इन सबका मिला जुला निकम्मापन है,
तो आप समझ लीजिए कि महंगाई और बेरोजगारी के साथ में एक तीसरी बात जुड़ जाएगी, जिसका मतलब होगा राजनीतिक निकम्मापन। मैं मानता हूं कि जो एंटी इनकम्बेंसी है उसके 4 कोने हैं, वो एक चतुर्भुज है। एक कोना महंगाई का है, एक बेरोजगारी का है, एक निकम्मेपन का है और एक भ्रष्टाचार का है। फिर एक ही कोना और बाकी रह जाएगा कि किस तरीके से अदानी के मुद्दे के ऊपर या उसी से मिलते जुलते दूसरे किसी प्रश्न के ऊपर इस सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना और उस आरोप को देश की जनता के सामने साबित करना। जैसे ही ये 4 बातें हुई, ऐसे ही एंटी इनकम्बेंसी का चतुर्भुज पूरा हो जाएगा। और फिर जिस तरीके से जीत स्नोबॉल होती है, उसी तरीके से जो एंटी इनकम्बेंसी है यानी हार की जो संभावनाएं, अंदेशे हैं, वो भी स्नोबॉल होते हैं। तो कुल मिला के अब बीजेपी को ये राहुल गांधी का संसद में आना भारी पड़ेगा, ऐसा अभय सर का मानना है। अगर संसद में आते हैं तो आपको क्या लग रहा है कि राहुल गांधी की जो पहली स्पीच होगी वो किस पर हो सकती है? क्योंकि अभी के सिनेरियो में अगर आप देखेंगे, एक तो अडानी का मुद्दा छोड़ के गए थे और उन्होंने ये बोला था जब उनकी लास्ट स्पीच थी और उसके बाद में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि मैं ये सवाल पूछता रहूंगा कि 20,000 करोड़ अडानी की सेल्स कंपनी में किसके थे। तो क्या वो उसी मुद्दे से संसद में वापस आएंगे या फिर आपको लग रहा है कि मणिपुर का मुद्दा उठाएंगे, जो कि प्रधानमंत्री नहीं बोले और आप भी इस बात को मानते होंगे कि प्रधानमंत्री का न बोलना विपक्ष ने बड़े अच्छे तरीके से भुनाया है। तो अब जब वो संसद में होंगे तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो परिस्थिति है उससे यही लगता है कि शायद अविश्वास प्रस्ताव की जो बहस होगी उसमें राहुल गांधी को बोलने का मौका मिलेगा, ऐसा लगता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पे बहस या तो सोमवार से शुरू हो जाएगी या मंगल से शुरू होगी, बहरहाल तो उसमें बोलने का उन्हें मौका मिल सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव की बहस में पहला फोकस मणिपुर के ऊपर होगा, क्योंकि मणिपुर के मसले पर जो विवाद हुआ है उसी से अविश्वास प्रस्ताव निकला है। दूसरी बातें भी आएंगी, उसमें राहुल गांधी मोदानी वाले मुद्दे को भी लाएंगे, मोदी प्लस अदानी, मोदानी है, उस मुद्दे को भी राहुल गांधी लाएंगे और फिर वहां से चीजें और निकलेंगी। तो और लोग बहुत सारे मुद्दे पकड़ेंगे। विपक्ष के दूसरे नेता जो हैं, जो कांग्रेस के भी हैं और दूसरे नेता भी हैं जो बड़े अच्छे वक्ता हैं, वो भी उन बातों को उठाएंगे। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली इस बहस को सारा देश देख रहा है, ठीक है, और बहुत ध्यान से देखा जाएगा, क्योंकि ये चुनावी साल तो महत्वपूर्ण होता ही है, यानी 2024 तो महत्वपूर्ण होता है। चुनाव से पहले के 6 महीने और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, राइट, ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उस वक्त तक तो सब पक्ष तय हो जाते हैं। इस वक्त वोटर सबसे ज्यादा सचेत होता है, उसके कान खड़े होते हैं और सब चीजों को ध्यान से सुनता है। और मैं सब इन वोटरों में भी और भी ज्यादा ध्यान से कौन सुन रहा होगा? मेरा मानना है कि जो लोग भाजपा और मोदी के साथ हैं वो एक तरफ हैं, जो भाजपा और मोदी के खिलाफ हैं वो एक तरफ हैं, जो बीच में बैठा हुआ है, जो मध्यवर्ती वोटर है, जो इंटरमीडिएटरी इलेक्टोरेट है, वो सबसे ज्यादा ध्यान से सुनता है। क्योंकि ना तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्रभावित है, न वो किसी पार्टी के प्रोपेगेंडे से प्रभावित है, न वो किसी विचारधारा में विश्वास करता है। वो सबसे ज्यादा देश का बुद्धिमान वोटर है और वो 15 से 25% के बीच में उसकी कोई भी संख्या हो सकती है। वो वोटर जो एन मौके पर तय करता है, जो कड़ी टक्कर होती है वो जो तय करता है, उधर ही चुनाव का फैसला होता है। वो ध्यान से देख रहा है कि है क्या, चक्कर क्या है, कौन निकम्मा है, कौन भ्रष्ट है, महंगाई का कौन जिम्मेदार है, बेरोजगारी का कौन जिम्मेदार है, ठीक है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। अगर उसे लगा कि मोदी सरकार सारी कोशिशें कर रही है लेकिन फिर भी जितनी कामयाब होनी चाहिए उतनी कामयाब नहीं है, लेकिन कोशिश करने में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी, अगर उसे ऐसा लगा तो वो मोदी की तरफ झुक सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उसे ऐसा लगा कि कोशिशें पूरी नहीं हुई हैं, बातें बहुत ज्यादा हुई हैं, लंबी चौड़ी, डींगे बहुत मारी गई हैं, लफाजी बहुत की गई है, लेकिन दरअसल कोशिश नहीं की गई है महंगाई बेरोजगारी को खत्म करने की, और सरकार कहीं ना कहीं इस हालत की जिम्मेदार है, तब फिर वो देखेगा कि और क्या इन्होंने गड़बड़ी की, तब फिर उसे विपक्ष की आवाज सुनाई पड़ेगी जो कहेगी कि मणिपुर पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने अदानी के मुद्दे पे क्या किया, तब फिर मामला कुछ और बनेगा। आपने जो बात बोली कि वोटर इन्हीं 5-6 महीनों में जो न्यूट्रल होता है वो डिसाइड करता है कि उसको कहाँ जाना है। कुछ पार्टियां भी हैं, क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, उन्होंने अब तक ये डिसाइड नहीं किया है कि वो इंडिया में है या फिर एनडीए में है, तो वो भी क्या देख रही होंगी कि पल्ला किसका भारी होगा, हम उसी तरफ जाएंगे। 2 पार्टियों ने तो एनडीए के जो पार्टियां जो निर्णय की शिकार थी उनमें से 2 ने तो एनडीए के पक्ष में अपनी राय दे दी है। दिल्ली सरकार को उसके अधिकारों से वंचित करने के लिए जो अध्यादेश आया था, उसको कानून बनाने के लिए जो संसद में चर्चा चल रही है, उसमें बीजू जनता दल ने और वाईएसआर कांग्रेस ने कह दिया है कि वो
एनडीए के साथ जाएंगी। ठीक है। वो लोग शायद अविश्वास प्रस्ताव पे भी एनडीए के साथ रहेंगे। ठीक है। तो फिलहाल ये मान के चलिए कि वो दोनों इंडिया में नहीं आएंगे। ठीक है। लेकिन आंध्र प्रदेश की दूसरी पार्टी जो है तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली, जब वो उधर जाएंगे तो वो स्वाभाविक रूप से उनका वर्चस्व इधर आ जाएगी। अब बीजू जनता दल को लगता है कि कांग्रेस के मुकाबले ही उनका प्रमुख, कांग्रेस ही उनकी वहां पे उड़ीसा में प्रमुख प्रतिद्वंदी है, तो वो उसके साथ वो कैसे खड़े हो सकते हैं। तो इसलिए उनका उधर जाना बहुत स्वाभाविक ही था। इधर वाईएसआर कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ काफी मुकदमे वगैरह हैं, तो इस लिहाज से उनका हाथ कहीं, वो तो अपना दबा हुआ हाथ महसूस कर रहे थे, तो इसकी वजह से उधर हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इंडिया में जैसे जैसे परिस्थिति आगे बढ़ेगी और विधानसभा चुनाव खत्म होंगे, वैसे वैसे इंडिया में शामिल होने वाले दलों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी और आखिरी में स्थिति ऐसी आएगी कि कोई भी राजनीतिक शक्ति ऐसी नहीं होगी जिसने अपना पक्ष चुन न लिया हो। ये आपको क्या लगता है कि 2024 से पहले जो विधानसभा चुनाव होने हैं 4-5 स्टेट्स में, उनके रिजल्ट्स भी कुछ हद तक ये डिसाइड करेंगे कि माहौल क्या है? स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो कोई चुनाव हारना अफोर्ड कर सकती है, कांग्रेस कोई चुनाव हारना अफोर्ड नहीं कर सकती इस समय। भाजपा अगर 1-2 चुनाव हार जाए या तीनों चुनाव हार जाए तो भाजपा 2019 में भी ये तीनों चुनाव हार गई थी, लेकिन उसने लोकसभा चुनाव तो जीत लिया था, बहुत अच्छे से जीता था। और इन तीन राज्यों में खासतौर से अच्छे से जीता था। तो कांग्रेस को तो ये सारे चुनाव जीतने ही जीतने हैं। ठीक है। कांग्रेस ने अगर इस चुनाव में गच्चा खाया और उसने चुनाव हारा या खराब प्रदर्शन किया, सबसे पहले कांग्रेस की स्थिति इंडिया के अंदर कमजोर हो जाएगी। अभी वो इंडिया की एंकर पार्टी के तौर पर मौजूद है। विपक्षी एकता के लिए उसकी जो अपनी सौदेवा बार्गेनिंग की जो ताकत है, वो ताकत भी उसकी कमजोर हो जाएगी। तो वो कांग्रेस का भी जो मोमेंटम बना हुआ है, जो ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ रहा है, वो रुक जाएगा। अगर इसको लगातार चलाते रहना है तो ये तीनों चुनाव उन्हें ठप्पे से जीत, थोड़े बहुत नहीं, कर्नाटक चुनाव जीता है उस तरह जीतने पड़ेंगे, भारी भारी बहुमत से। हाँ, मतलब ठप्पे के साथ निर्णायक बहुमत से जीतने पड़ेंगे। ये नहीं होगा हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे, अब हम हिंदुस्तान की सरकार बनाएंगे और भाजपा उनके लोगों को तोड़ने में लगी हुई है, ये सब नहीं चलेगा। मतलब ओके, चलते चलते पिछले कुछ दिनों में 2-4 और घटनाएं हुई, उन पर भी बात कर लेते हैं। मणिपुर के बाद नूह में, हरियाणा में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई, और उसके बाद एक केस आपने सुना होगा, जयपुर टू मुंबई जो ट्रेन जा रही थी, उसमें क्या नाम था, चेतन सिंह, आरपीएफ जवान ने 3-4 लोगों को मार दिया। एक तो एसआई को मार दिया, उसके अलावा 3 लोगों को और मारा। और वीडियो जो आया था उसमें वो कहता हुआ दिख रहा है कि हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी और योगी को आपको वोट देना पड़ेगा। स्थिति उसकी क्या रही? मीडिया में बताया गया कि मानसिक रूप से वो बीमार था, जो भी था। क्या आप, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब इस तरीके की घटनाएं आपके एक स्टेट के सीएम का नाम लेके की जा रही हो या प्रधानमंत्री के नाम की घटनाएं हो रही हो, तो क्या प्रधानमंत्री या उन जिनका नाम लिया गया, जिन सीएम को, उनको पब्लिकली आके या ट्वीट करके ये नहीं बोलना चाहिए कि इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए, इस तरीके से देश में माहौल खराब होता है? आप उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, मुझे तो उनसे इस प्रकार की उम्मीदें नहीं है कि वो इस तरह की सफाई देंगे। देखिए, उनकी जो राजनीति है उसके डीएनए में सांप्रदायिक जहर फैलाना है, और उनकी सांप्रदायिक राजनीति इसी प्रकार की मानसिक बीमारी पैदा करती है। जो लोग मानसिक रूप से बीमार नहीं है, वो भी उस राजनीति के लगातार प्रहार, लगातार प्रोपेगेंडे से वो और ज्यादा मानसिक बीमारी की तरफ जा सकते हैं। तो वो तो शुरू से ही इस तरह के जो प्रभाव दिखाई पड़ा है चेतन सिंह वाले प्रकरण में, ये भारतीय समाज की मजबूती है कि बहुत ज्यादा लोग चेतन सिंह नहीं बने हैं। राइट। अभी भी समाज जो है वो इस पूरे परिस्थिति में कुछ रेडिकल संशोधन करने की ताकत दिखा रहा है, और वो बहुत सारे चेतन सिंह जो बन सकते थे, उनको बनने से समाज की इस ताकत ने, समाज की इस रेजिलियंस ने, उसकी इस दृढ़ता ने, मजबूती ने उसको रोक लिया है। देखिए, ये बहुत ही भीषण और भयानक किस्म का राजनीतिक हथकंडा है, और ये बात सही है कि 2014 में और 2019 में नरेंद्र मोदी ने प्रकट रूप से किसी सांप्रदायिक मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा था। उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे का भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन भाजपा की चुनावी मुहिम में एक सांप्रदायिक अंतरधारा हमेशा चलती रहती है। जैसे होता नहीं कि मैदान में मैच हो रहा है तो कुछ लोग बेंच पे बदलू खिलाड़ी, सब्स्टिट्यूट प्लेयर की तरह बैठे रहते हैं, तो सांप्रदायिक मुद्दे हमेशा ही भाजपा बदलू खिलाड़ी की तरह, सब्स्टिट्यूट प्लेयर की तरह वहां बैठाए रखती है। जैसे ही वो देखती है कि उसका कम हो रहा है
चुनाव जीतने की संभावना कम है, वैसे ही वो चुनावी मुहिम के आखिरी दौर में कूद के आ जाते हैं। चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो, आप चुनाव दर चुनाव इस प्रवृत्ति को देख सकते हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी को ये लगा कि उनका जो सब्सिडी तंत्र उन्होंने बनाया था, डायरेक्ट बेनिफिट योजनाएं जो जनधन योजना बनाई थी, ये सब दरअसल काम नहीं करते दिख रहे हैं। अगर उन्हें लगा कि उनका 56 इंची सीना का जो एक मर्दानगी वाली छवि जो लोगों के सामने वो पेश करते हैं, वो काम करते हुए नहीं दिख रही है। अगर देश के सबसे बड़े रक्षक के तौर पर जो अपनी छवि वो बनाते हैं, सीमाओं के रक्षक के तौर पर, वो नहीं चल पा रही है छवि, तब फिर पूरी तरीके से चुनावी दौर का जो आखिरी हिस्सा होगा, चुनावी मुहिम का जो आखिरी दौर होगा, वो भयंकर रूप से सांप्रदायिक हो जाएगा। लेकिन ये भी एक तथ्य है कि भाजपा ने जब जब ये किया है उस चुनाव में वो जरूर हारी है। आप एक चुनाव नहीं बता सकते हैं, अभी पिछले दिनों हुए, मैं 1990 वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद जो चुनाव हुए तो उनकी बात नहीं कर रहा हूं। पिछले दिनों आप देखिए जितने भी चुनाव हुए हैं वो अंततः काम पे ही उनका फैसला हुआ है। ये नरेंद्र मोदी जानते हैं इस बात। इसीलिए वो सांसदों से कह रहे हैं कि ये धारा 370 और राम मंदिर की बात छोड़ दीजिए, काम की बात कीजिए, काम की बात कीजिए। वो जानते हैं कि पब्लिक अंततः काम पे वोट देगी, क्योंकि उन्हें 2 बार जो प्रधानमंत्री बने हैं वो उन्होंने काम के ऊपर हुआ है। पहला तो कांग्रेस के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे एंटी करप्शन मूवमेंट में, उसकी प्रतिक्रिया में उन्हें वोट मिले थे। और दूसरी बार उन्हें बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक और जो उन्होंने सब्सिडी तंत्र वगैरह बनाया था, उसके मिले जुले प्रभाव के कारण वो प्रधानमंत्री बने। तो अब वो जानते हैं कि वो बनेंगे काम के ही ऊपर, लेकिन वो बदलू खिलाड़ी के तौर पर, सब्स्टिट्यूट प्लेयर के तौर पर वो तत्व और वो मुद्दे लगातार भाजपा झाड़ पहुंच के तैयार रखती है। ठीक है, जब चाहती है तो उसको मैदान में उतार देती है। पिछले दिनों मणिपुर के सीएम का एक स्टेटमेंट आया था, आपने भी सुना होगा, वीरेंद्र सिंह का। उन्होंने बोला कि उस वीडियो के बाद, जो वीडियो आया था, कि इस तरीके की सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, हम कंट्रोल करेंगे, हम नहीं कर पा रहे हैं, वो अलग बात है। फिर आप जब हरियाणा में दंगे होते हैं, हिंसा होती है, तो हरियाणा के सीएम ये कहते हैं कि हम सबकी सुरक्षा नहीं कर सकते, मतलब पुलिस सबकी सुरक्षा नहीं कर सकती। ये जो गैर जिम्मेदाराना बयान आते हैं सीएम के कि सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं, हम तब भी चुप बैठे हुए हैं, हम पूरे सबको सुरक्षा नहीं देख सकते क्योंकि हमारे पास पुलिस या तंत्र इतना है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए हेमंत जी, इन सब बातों का भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही गहरा नुकसान होने जा रहा है। और इस चीज को उन दक्षिणपंथी बुद्धिजीवियों ने समझ लिया है जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, जो भाजपा के भोंपू या ढिंडोरची नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, जो अखबारों में लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, और उनके पास उनकी एक तर्क योजना होती है। मैं उनके लेखों को बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। वो लगातार, उनके नाम भी बता सकता हूँ उन बुद्धिजीवियों के, जैसे चेतन भगत हैं, जैसे कि आर जगन्नाथन है, ये 2 लोगों के नाम बताए। ये लोग गंभीर लेखक हैं, इनकी बात को ध्यान से सुनता हूँ, पढ़ता हूँ। ये लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुओं में एक श्रेष्ठता का अभिमान तो है, लेकिन हिंदू कट्टर नहीं है। अगर कट्टरपंथ ज्यादा फैला, बहुसंख्यकवाद के नाम पर आपने अल्पसंख्यकों को सताया, या उनके खिलाफ आपने हिंसक मुहिमें चलाई, या उनके खिलाफ आपने बड़ा आपने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया, तो इसका नुकसान हो जाएगा। अच्छा, वो लगातार चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अभी कल ही था अखबार में आर्टिकल आर जगन्नाथन का, चेतन भगत भी इस बात को लिख चुके हैं। सभी लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये प्रवृत्ति जो है ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पार्टी ऑफ गवर्नेंस के तौर पर लॉ एंड ऑर्डर का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा। और ये एन बीरेन सिंह के और मनोहर लाल खट्टर के बयान तो लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर उनके बदहाल हुलिये का बयान करते हैं। तो ये एक असली मसला है। ये भीतर भी बहुत ज्यादा चिंता है। मैं समझता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर भी इस प्रकार की चिंता है, क्योंकि जो उत्तर पूर्व में हुआ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं चाहता था कि ऐसा वहां पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो वहां पर ये कहा था कि मैदानों में हम लोग जिस तरह की राजनीति करते हैं वहां नहीं करेंगे। उसमें 2-3 प्रांत तो ईसाई प्रांत हैं पूरी तरीके से, और उसमें फिर गोमांस खाने का भी वहां पे चलन है, बीफ खाने का भी चलन है। आप उसके खिलाफ नहीं मुहिम चला सकते, तो वहां पे आरएसएस और भाजपा इस प्रकार की बातें नहीं करते हैं वहां पे जाकर। इतना संभल के वो कदम रख रहे थे, लेकिन एन बीरेन सिंह ने वहां पर मैतेइयों के बीच में जो उग्र हिंदूवाद भड़काया, वो जनजातीय दर्जा पाने के नाम पर था, उसने देखिए वहां का क्या हाल किया। तो वहां पे बहुत इन लोगों की पूरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक की पूरी नीति भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर सरकार की नालायकी के कारण या जानबूझ के की गई हरकतों के कारण पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है।
तो ये पूरे उत्तर पूर्व में भाजपा ने अपना जो प्रसार किया था उस पर इसकी वजह से सवालिया निशान लग गया है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त भाजपा विभिन्न कारणों से कुछ मुश्किल में है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आगे भी मुश्किल बनी रहेगी, बड़ी पार्टी है, काफी उन लोग रणनीतिक समझदारी उन लोगों में काफी है, वो जल्दी अपने आप को संभाल लेंगे और वो अपनी रणनीति को पक्का करके सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल तो लग रहा है कि वो थोड़ी मुश्किल में। अच्छा, अब आपको क्या लगता है, क्योंकि राहुल गांधी पे चलते चलते क्लोजिंग कर लेते हैं, अभी वो अपने सजा पे सिर्फ उनकी रोक लगी है, दोष मुक्त वो नहीं हुए हैं, बरी वो नहीं हुए हैं। अब वापस से सेशन कोर्ट जाएगी, फिर से सुनवाई होगी, इधर उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी, तो वो शायद संसद में जल्दी आपको दिखेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या वो इस मोदी सरनेम वाले मामले से दोष मुक्त हो पाएंगे? देखिए, अभी तो मैं केवल अनुमान कह सकता हूं, और वो एक ऐसे व्यक्ति का अनुमान है जो कि कानूनी मसलों के बारे में इसकी जानकारी बहुत कम है, इसलिए मेरे अनुमान का कोई खास महत्व नहीं है। मेरा मानना यह है कि चूंकि इस मसले में अब सुप्रीम कोर्ट आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना दखल दे दिया और अपनी टिप्पणियां दे दी हैं, जो कि निचली अदालत के ऊपर भी के खिलाफ भी कठोर टिप्पणियां हैं, और उन्होंने जो गुजरात हाई कोर्ट है उसके ऊपर भी तीखी व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की हैं सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद जो गुजरात सत्र न्यायाधीश के पास ये मुकदमा लंबित है, उसको फैसला करना है, तो वो लोग सब बहुत सोच समझ के ठोक बजा के मुकदमा सुनेंगे, और इसमें अभी समय लगेगा। मुझे लगता ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव भी हो जाए और अभी उसका कोई फैसला ही ना आए, ये भी संभव, उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन वो लोग सोच समझ के इसमें हाथ डालेंगे। और वो अब सरकारी दबावों में, राजनीतिक दबाव में आके फैसला नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो सब तो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के बहाने सब लोग देख रहे हैं उसको, तो अब मामला जो है ना, ये वो ठंडा करके पिएंगे वो लोग। अच्छा, चलते चलते क्लोजिंग में आप मुझे ये बता दीजिए आपका अपना ओपिनियन कि राहुल गांधी फिर से संसद में आएंगे, कांग्रेस पार्टी में बड़ा जश्न का माहौल है, जैसा आपने शुरू में ही बोला कि वो मोटिवेट हैं और उनके लिए तो ये बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की इस सजा पे रोक से इंडिया, कांग्रेस और 2024 में पूरे गठबंधन को क्या फायदा हो सकता है अभी से? देखिए, पहले क्षण से ही उनको लाभ ही लाभ है, नुकसान तो होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब उस लाभ की अभिव्यक्तियां क्या होंगी? जो कार्यकर्ताओं में जोश आया है, चाहे वो कांग्रेसी कार्यकर्ता हो या गैर कांग्रेसी कार्यकर्ता हो, तो अरविंद केजरीवाल ने अभी राहुल गांधी को बधाई दी है, और किस तरह की उन्होंने वक्तव्य दिया है हम सब लोगों ने देखा। राबड़ी देवी ने किस तरह का वक्तव्य दिया है हम सब लोगों ने देखा। तो अभी तो देखिए और भी इस तरह के वक्तव्य आएंगे। तो इन सब की ये तो खैर औपचारिक अभिव्यक्तियां हैं, इसकी व्यवहारिक अभिव्यक्तियां क्या होंगी इसकी, और इसमें इन चीजों से राहुल गांधी और कांग्रेस की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। देखिए, एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी वो है, एंकर पार्टी है, अगले लोग, हाँ, इंडिया की अगले लोकसभा चुनाव को जिताने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी कांग्रेस की है। 188 सीटों पे केवल वही पार्टी है जो भाजपा का सीधे मुकाबला कर रही है। उन 188 सीटों में कम से कम 70-75 सीटें भाजपा से कांग्रेस को छीननी है, लाजिमी तौर पे छीननी है। फिर कम से कम 150 सीटें ऐसी हैं जहां पर गठजोड़ करना बहुत मुश्किल है। पंजाब में, दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में 140 सीटें, तो 142 सीटें तो यही हो गई। तो उन वहां कैसे गठजोड़ होगा, इसकी जिम्मेदारी भी कांग्रेस की है। तो सब कुछ कांग्रेस को करना है। राहुल गांधी को कानूनी राहत मिली तो अब उनको और ज्यादा बारीकी के साथ, होशियारी के साथ, विश्वास के साथ, दोस्ताना लहजे में राजनीति करनी है, और सब कुछ कांग्रेस कैसे आगे बढ़ती है इसके ऊपर निर्भर है। विपक्ष की राजनीति कांग्रेस के हाथ में है और किसी दूसरी पार्टी के हाथ में नहीं है। ठीक है। और इंडिया के आने से, जैसा आपने बताया कि जब से वो इंडिया गठबंधन बनाया तब से बीजेपी में खलबली है, क्या राहुल गांधी की सजा कम होने, सजा पर रोक लगने से भी परेशानी है? देखिए, भाजपा को भी पता था कि ये सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत मिलेगी। मैं नहीं मानता हूं कि भाजपा इतनी मुगालते में थी कि सुप्रीम कोर्ट भी राहुल गांधी की अपील को खारिज कर देगा। अब लेकिन जब घटना हो जाती है तब अचानक आपकी समझ में आता है, अरे ये तो घटना हो गई, बावजूद इसके कि आपको लगता था ये घटना होगी। इसकी मतलब भूकंप आने वाला है, वो तो ठीक बात है,
आने वाला है, लेकिन भूकंप आ जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया अलग तरीके से होती है। तो ये अभी वो स्थिति है। चलिए ठीक है, तो कुल मिला के राहुल गांधी की सजा पर अभी रोक लगी है, बरी नहीं हुए हैं, लेकिन सर ने जैसा बताया कि रोक लगना ही अपने आप में काफी है और बीजेपी थोड़ा सा बैकफुट पे गई है और इंडिया थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आया है। जी। सही? बिल्कुल ठीक बात। तो अब देखते हैं कि नहीं, आगे। इसमें मैं एक और बात छोड़ूंगा, इंडिया पहले से फ्रंट फुट पे है। अच्छा। देखिए, जो पक्ष विपक्ष की जो प्रतियोगिता है, इसमें पिछली बार भी मैंने आपसे मिला था, तब मैंने कहा था कि इसके अंदर पहला राउंड जो है ना, वो गैर भाजपा विपक्ष की तरफ गया है। अगर हम लोग निर्णायक के तौर पे बैठे हों और हमसे कहा जाए किसने किसको कितने घूंसे मारे बॉक्सिंग के मैच में, तो हम कहेंगे कि विपक्ष ने सत्ता पक्ष को कम से कम इस चक्र में, इस राउंड में ज्यादा घूंसे मारे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं आगे सिनेरियो क्या होगा। संसद में राहुल गांधी आएंगे तो किन मुद्दों पर बोलेंगे, लेकिन अब संसद काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि इंडिया की तरफ से जब राहुल गांधी आएंगे, वो भी सजा खत्म होने के बाद, तो मीडिया भी उस तरफ आपको दिखाएगा और थोड़ा सा राजनीतिक पहलू भी आप चेंज होते हुए नजर आएंगे। थैंक यू सर, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।